मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे कक्षा 10 से संबंधित सामाजिक विज्ञान को लेकर, जो उसमें से सामाजिक विज्ञान के हम लोग पार्ट में भूगोल चल रहा था। अब भूगोल में पहला पार्ट था संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास को आगे बढ़ाते हुए हम अगले हेडिंग पे आए थे और उसी को आज हम लोग तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। एक बात आपको हम बता देना उचित समझते हैं कि हम लोग पार्ट 1 को एक थोड़ा विस्तृत करने की कोशिश में हम थे, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण वह वीडियो कट के 2 पार्ट में हो गया। तो आप लोगों के इसमें दिखेगा पार्ट 1 ही दिखेगा, लेकिन उसको 2 पार्ट में वो तकनीकी गड़बड़ी के कारण हो गया है, जिसके कारण 2 पार्टों में उसको बना दिया गया। इसीलिए इसको पार्ट 3 हमको लिखना पड़ा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं संसाधनों का विकास। इसी हेडिंग पे आए थे और हम लोग सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 समकालीन भारत 2 भूगोल पढ़ रहे थे। संसाधनों का विकास पार्ट 1 है संसाधन एवं विकास। उसमें हम संसाधनों का विकास पढ़ रहे थे। संसाधन के बारे में, संसाधन के प्रकार पढ़े, प्रकार समाप्त हो गया था। अब आए थे हम संसाधनों का विकास। संसाधन का विकास का मतलब क्या हो गया? जो भी संसाधन हैं उनका विकास किस प्रकार से होना चाहिए, किस किस प्रकार से, किन किन लोगों के हाथों में और किस किस नजरिए से उसको देखा जाए, किस आधार से उसको संयोजित किया जाए कि सर्वहित और भविष्य के लिए संपन्न हो। आइए उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ते हैं। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, बोल रहा है कि संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में, उसके जीवन यापन को चलाने के लिए अति आवश्यक है संसाधन। जैसे मान लीजिए हमारे जीवन को चलाने के लिए हमें खेती बाड़ी करना है, तो खेती बाड़ी तो हम करते हैं, लेकिन उसमें कई प्रकार के तकनीकी मशीनें लगती हैं। पानी चलाने के लिए इंजन का प्रयोग किया जाता है, जुताई करने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है, तमाम चीजें हैं, खादों का प्रयोग किया जाता है। सभी वो मनुष्यों के कार्यों में आवश्यकता पड़ रहे हैं। जब आवश्यकता पड़ रहे हैं तो वो चीज क्या है? संसाधन। उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तब वह चीजें जब मनुष्य के कार्यों में आवश्यक पड़ रहे हैं और बहुत अति आवश्यक है, उसी प्रकार उस चीजों को संयोजित करना, रख रखाव करना मानव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के क्षेत्र में आपका बैग है, बैग में रखे सामान है, आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आपके भोजन डिब्बा जो भी है, आप उसका रख रखाव नहीं करते हैं? करते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में, जीवन को चलाने के लिए जो भी संसाधन आते हैं उसका रख रखाव करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, तो मनुष्यों के लिए संसाधन जब मिला हुआ है तो अंधाधुंध खूब प्रयोग करें, खूब उसका मौज उड़ाएं, जब तक रहे तब तक खूब उसका इस्तेमाल करें, और बाकी बाद में चल के मुंह ताकें। ऐसा नहीं है। तो उसमें कह रहा है कि परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे अनेक समस्याएं पैदा हो गई। अब मान लीजिए कोई भी चीज आपको प्रकृति ने दिया है तो खूब अंधाधुंध प्रयोग करेंगे और समय के अनुसार जब समाप्त हो जाएगा तब का बैठ के आल्हा गाएंगे। यही चीजें हैं। चलिए समझते हैं आगे। अब जब अंधाधुंध प्रयोग किया तो किस प्रकार से कह रहा कि लालचवश व्यक्तियों ने संसाधन का हास्र किया। मान लीजिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, अब वो सोचते हैं कि अब हम हमारे तक है, जहां तक है हमारे तक है, हम उसको जो चाहे वो कर लें, तो अपने तरीके से प्रयोग करके उसका विनाश कर देते हैं, उसका हास्र कर देते हैं। अगले पॉइंट में कह रहा है कि संसाधनों पर बाहुबली लोगों का एकाधिकार हो जाने के कारण, मान लीजिए कुछ ऐसा संसाधन एरिया है, कुछ ऐसा क्षेत्र है, वो संसाधन का क्षेत्र,
ऐसा है कि कोई बाहुबली व्यक्ति हो, वो अपने आप में अकेले ले ले और उस पे वो अपने अपने अनुसार इस्तेमाल करे। मान लीजिए कुछ लोग पावे, कुछ लोग न पावे, तो जो पा गए खूब अगढ़ हो गए, वो मजा मारेंगे, खूब लाभ का उठाएंगे, चानी काटेंगे। और जो बेचारे नहीं पाए वो बेचारे गरीब ही रह जाएंगे। तो इस प्रकार से अमीरी और गरीबी का लक्षण भी देखने को मिला संसाधन की वजह से। पुनः कह रहा है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से विश्व स्तरीय पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। कह रहा है कि जब अंधाधुंध संसाधन का प्रयोग करने से विश्व स्तरीय संकट पैदा हो गया। अब कैसे संकट पैदा हो गया? मान लीजिए एसी, कूलर, फ्रिज जो आप देख रहे हैं, उसमें से निकलने वाले गैस सीएफसी गैस, तो आपको एसी मिल गया, फ्रिज मिल गया, कूलर मिल गया, तो आप खूब प्रयोग कर रहे हैं उसका। रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं, आप उसका खूब प्रयोग कर रहे हैं, उसमें से गैस निकल रही है, तो आपको तो अनुमान नहीं है उसका क्या हानि हो रही है। और लॉकडाउन का इस समय चल रहा है, आप जान रहे हैं, गाड़ी मोटर सब कुछ, पर्यावरण प्रदूषण सब कुछ बंद हो गया है। तो इस वातावरण में कुछ बहुत अच्छे निखार आए हैं और उसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है, बहुत ही शुद्धिकरण हुआ है। गंगा जल, जो गंगा नदी है, उसमें भी कूड़ा कबाड़ हेन तेन फेंकने की बहुत कमी आ गई है। तो इस प्रकार से देखिए, ये समय जो चल रहा है, हम लोगों को जो पूरा विश्व महामारी से लड़ रहा है, जो हम लोग आज ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं, इस भी तरीके में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ लाभ है तो कुछ हानियां तो हैं ही, लेकिन हमें उस तरह से नजरिया हिसाब बना के सोच के समझ के ही चलना होगा। चलिए आइए देखते हैं। कारा संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से विश्व स्तरीय पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है। अब कौन कौन से संकट पैदा हो गया? कह रहा कि भूमंडलीय तापन, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे हास होते गए, वन है, वन की खूब कटाई किए तो बारिश जल्दी हो ही नहीं रहा। कुछ एरिया ऐसा है कि जहां कभी बारिश नहीं होता था, वहां बाढ़ हो रही है। कुछ एरिया, ये बताइए, इस समय का जो मौसम चल रहा है वह अप्रैल का महीना चल रहा है और इसमें समझिए 25, 26, 27 का ये तिथि चल रही है। इस समय सब लोग बिस्तर पे, जो बेड पे सोते हैं, एक चादर तक नहीं ओढ़ते, लेकिन इस टाइम चादर ओढ़ना पड़ रहा है हम लोगों के एरिया में। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से गोरखपुर मंडल की एरिया में। तो ये आखिर में ये क्या है? कहीं ना कहीं ये भूमंडलीय तापन का ये असर ही है जो ऐसा देखने को मिल रहा है। ओजोन का क्षरण, जो O3 है, ओजोन है, जो ओजोन परत है, समताप मंडल में पाया जाता है। हम लोग गैसीय आवरण के बारे में पढ़ेंगे। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, हानिकारक किरणें सूर्य से निकल के आती हैं। उन हानिकारक किरणों को ओजोन परत छान लेता है, बाकी बढ़िया प्रकाश पृथ्वी तक आने देता है, जो हम लोग के लिए लाभकर होता है। वह अब क्षरण हो रहा है, पतला हो रहा है। अब बताइए, वह डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश यहाँ तक आएगा तो मानव पे क्या असर पड़ेगा, आप खुद सोच सकते हैं। कह रहा कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। जब मानव खूब कबाड़ इकट्ठा कर रहा है, प्लास्टिक का प्रयोग कर रहा है, गैसों का प्रयोग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। भूमि का कटाव हो रहा है। मान लीजिए वन की बात हम चर्चा किए हैं कि वन का कटाव हो रहा है, तो भूमि की भी कटाव हो रही है। एक नदी था, वो ये गंडक नदी में जब पानी आया, पेड़ सब काट लिए थे लोग, तो एकदम अरार बन बन के टूट टूट के उस नदी में बह रहा था। और देखने के लिए लोग वहां पे मेले की तरह भीड़ लगाए हुए थे, और जहां पे लोग खड़े होते थे वहीं से तुरंत पानी मारता था, तुरंत कट के बहता था। इस प्रकार से आखिर में क्या, पेड़ पौधे होते तो सब मिट्टियां जकड़ी होती। तो तमाम समस्याएं हैं संसाधन का अगर उचित प्रयोग न किया गया तो। अब देखिए आगे कह रहा है कि सोचिए, यदि संसाधन समाप्त हो जाए तो क्या होगा। अगर मान लीजिए मान लीजिए खनिज, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाए तो क्या होगा। आप एक बात सोचिए, केवल पेट्रोल डीजल खत्म हो जाए, मिट्टी के तेल ये जो मिल रहा है खत्म हो जाए, या एलपीजी गैस जो आप भोजन बना रहे हैं वह न मिले तो क्या होगा। आप ऐसे परिस्थितियों में आप सोच सकते हैं क्या होगा। चलिए आगे। मानव की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि संसाधन का उचित प्रयोग और समायोजन के तरीके से पूरे विश्व को एकजुट होकर इस चर्चे पर
पूरी गहनता से चर्चा और विचार करना चाहिए, और उस तरह से सरकार ही नहीं पूरा विश्व भी पहल करने का भी प्रयास किया है। हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। कह रहा है कि संसाधनों का समान रूप से बंटवारा और रख रखाव जरूरी है संसाधन का। नहीं तो आज ये कोयला निकल रहा है, खूब प्रयोग करते जाइए, आने वाली आपकी पीढ़ियां वो क्या करेगी। आज तो आप कक्षा 10 में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अब मान लीजिए आप बड़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे। आज लोहा का प्रयोग खूब किया जा रहा है, गाड़ियां खूब बनाई जा रही हैं। अब बताइए लोहा अगर समाप्त हो जाए तो आप कल्पना कीजिए कि एयर कंडीशन की गाड़ियां आप खोज रहे हैं, मारुति कार खोज रहे हैं, आपको कहाँ से बनेगी, कहाँ से मिलेगा। इसीलिए संसाधनों का उचित पूर्वक रख रखाव बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं किया गया तो कह रहा है कि नहीं हुआ, नहीं तो पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पृथ्वी का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसी को संयोजितता को रखते हुए समान रूप में सबका समान रूप में नियोजन करते हुए संसाधनों का एक सतत पोषणीय विकास का कार्यक्रम हम लोग आगे पढ़ेंगे, सतत पोषणीय विकास के बारे में। तो चलिए अब उस हेडिंग पे हम चलते हैं, सतत पोषणीय विकास। आइए देखते हैं ये क्या है सतत पोषणीय विकास। इस संसाधन में हम लोग पढ़ रहे हैं इस पॉइंट पे आके कि सतत पोषणीय विकास क्या है। इस तथ्य में क्या लिखा गया है, लिखा है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, पर्यावरण हमारे आसपास के आवरण, जिस आवरण में आप रहते हैं, आपके अगल बगल का आवरण, आपके कोई रिश्तेदार जहां भी रहते हो, जो भी मानव, जो भी जीव जंतु जहां जिस आवरण में रहता है वह उस आवरण का पर्यावरण है। तो उस पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और करा कि पहुंचाए विकास हो, पर्यावरण का बिना नुकसान पहुंचाए विकास हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। जैसे मान लीजिए भविष्य की आवश्यकता कुछ है, कुछ ही नहीं बहुत कुछ होंगी, और उसकी हम आज अवहेलना कर दें, अपनी मनमानी कर लें, अपनी आवश्यकता के लिए हम भविष्य की आवश्यकता भूल जाएं, तो वह होगा कि भविष्य की नुकसान, और उसी प्रकार उसकी नुकसान न करें और उसका ध्यान में रखते हुए सतत पोषणी विकास, मतलब सतत माने निरंतर, और पोषणी माने भरण पोषण उचित पूर्वक, ना किसी की हानि हो, ना कोई अधिक खाए पिए, उसकी ध्यान रखते हुए धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ियां चलती रहे और आराम से चलता रहे। ये नहीं कि खूब हकुलाही के मारे हम खा लें, हमारी पीढ़ी आने वाली रोए, ऐसा नहीं। वही है सतत पोषणी विकास। इसमें और कह रहा है कि अवहेलना न करे। अब उसके लिए क्या किया जाए, जब अवहेलना न करे, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाया जाए, तो उसके लिए क्या किया जाएगा। उसके लिए कह रहा है कि रियो डी जेनेरो, अब रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। 1992 में पहला रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, लगभग इसमें तथ्य भी दिया हुआ है, कह रहा है कि जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष, मतलब 100 से भी अधिक राष्ट्रों के अध्यक्ष, अर्थात वो चाहे राष्ट्रपति रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे वहां के राजा रहे हों, राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर, वो ये जो रियो डी जेनेरो है वो ब्राजील में है। अब ब्राजील है कहाँ, मान लीजिए आप यहाँ हैं, आप उत्तर प्रदेश में हैं, और आप सोचें, आपसे पूछा जाए, आप उंगली दिखाइए, आप उत्तर की दिशा की ओर खड़े हो जाइए मुंह करके, और आप बताइए कि ब्राजील किधर है, तो आप अपना बायां हाथ उठाइए और सीधे पश्चिम की ओर कर दीजिए, और थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो उधर उत्तरी अमेरिका